हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमने इशू ऑफ शेयर कंप्लीट कर लिया है। आज बात करते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे तो पहले समझ लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। रिडेम्पशन को समझेंगे उससे पहले समझते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर बेसिकली वो शेयर होते हैं जिनको प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है। राइट, प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या जाता है, प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है। प्रेफरेंशियल राइट, और प्रेफरेंशियल जो राइट्स होते हैं, प्रेफरेंशियल राइट्स उनको दो मिलते हैं बेसिकली। कौन कौन सा? प्रेफरेंशियल राइट्स इन डिविडेंड एंड प्रेफरेंशियल राइट्स इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड की कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न करेगी तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को पेमेंट करने से पहले डिविडेंड किसको पेमेंट करेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को। राइट, कि कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी उस प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड पेमेंट करने से पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को पेमेंट करेगी। ठीक है, और दूसरा, जब भी कंपनी बंद होगी तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कैपिटल को रीपे करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को रीपेमेंट किया जाएगा कैपिटल। राइट, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कि इनको दो चीज़ में प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है। कैपिटल को रीपेमेंट करने में जब कंपनी बंद होगी इक्विटी शेयर होल्डर वालों से पहले इनका पेमेंट किया जाएगा, और डिविडेंड भी जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं प्रेफरेंस शेयर। अब बात करते हैं रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट। रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट। रीपेमेंट क्या? रीपेमेंट कैपिटल। कि तो कंपनी जब भी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इशू करती है। नॉर्मली कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर है, वो कंपनीज मैक्सिमम 20 साल के लिए क्या कर सकती है? प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। एंड कुछ कंपनी जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होती है वो मैक्सिमम टू द 30 ईयर तक वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। तो जब इशू करी जाएगी उसी टाइम डिफाइन कर दिया जाता है कि कब उसका रीपेमेंट किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं रिडेम्पशन कि आज वो डेट आ चुका है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को उसका कैपिटल रीपे किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का पूरा जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 55 में लिखा हुआ है। सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वो पूरा प्रोसीजर बताती है कि आप प्रेफरेंस शेयर को कैसे रिडेम करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो विथ सेक्शन 55। तो सेक्शन 55 कहते हैं कि पहला नंबर में क्या है कि कोई भी प्रेफरेंस शेयर जो फुल्ली पेड नहीं है वो नहीं रिडीम हो सकती। रिडेम्पशन होने के लिए सबसे क्या चाहिए? रिडेम्पशन होने के लिए प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए प्रेफरेंस शेयर का सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होना चाहिए? फुल्ली पेड होना चाहिए। कि अगर 10 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है तो 10 रुपये पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के द्वारा कंपनी को रिसीव हो जाना चाहिए। अगर प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड नहीं है तो फाइनल कॉल करके उसको सबसे पहले फुल्ली पेड करो। ठीक है, फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को फुल्ली पेड होना चाहिए। तो फुल्ली पेड नहीं है तो एक फाइनल कॉल की एंट्री पास करके हमें क्या करना है? फुल्ली पेड करना है। देन सेकेंड नंबर, कि जब रिडेम्पशन करेंगे यानी कि उनका रीपेमेंट किया जाएगा तो सोर्स ऑफ रीपेमेंट क्या होगा? मतलब कि पैसे कहाँ से आएंगे? सोर्स ऑफ रीपेमेंट, आखिर तो पैसा ही दिया जाएगा ना उनको वापस, तो वो रीपेमेंट कहाँ से करी जाएगी? पैसा कहाँ से लिया जाएगा? ठीक है, तो सोर्स ऑफ रीपेमेंट की बात करते हैं तो इसमें मेनली दो सोर्स हैं। ठीक है, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि पहला फ्रेश इशू ऑफ शेयर। फ्रेश इशू ऑफ शेयर कहने का मतलब है कि आपको अगर लेट सपोज कि 100 रुपये का, लेट सपोज कि ये 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इशू करा था, आज उसका डेट ऑफ रिडेम्पशन है, तो इस 100 रुपये को वापस करने के लिए कंपनी क्या कर सकती है? फ्रेश इशू ऑफ शेयर कर सकती है। शेयर को इस 100 रुपये की रिक्वायरमेंट है, अभी पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने के लिए पैसे चाहिए ना, अगर पैसे कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है तो क्या कर सकती है कंपनी? फ्रेश इशू कर सकती है, नया शेयर मार्केट में इशू कर सकती है। अब कौन से शेयर में? कोई भी शेयर, या तो इक्विटी या फिर प्रेफरेंस। राइट, जितने का वो रिडेम्पशन करना चाहती है नॉमिनल वैल्यू कि जितना हमें रिडेम्पशन करना है कैपिटल का अमाउंट, उतने हम क्या कर सकते हैं? फ्रेश इशू करें, उतने हम फ्रेश इशू करें। तो पहला केस है फ्रेश इशू, तो पहला पॉइंट क्या है कि फ्रेश इशू करके वो रिडेम्पशन कर सकती है। और दूसरा क्या है? और दूसरा ऑप्शन क्या है?
आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व, आउट ऑफ प्रॉफिट फ्री रिजर्व। कहने का मतलब ये है कि कंपनी अगर फ्रेश इशू नहीं करती है तो उसके पास जो फ्री रिजर्व पड़े होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा होगा, जनरल रिजर्व में बैलेंस पड़ा होगा, वो सब बैलेंस को कंपनी यूज कर सकती है फॉर रीपेमेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर जितना रिडीम करने वाले है कंपनी, उतना बैलेंस वो अपने प्रॉफिट से यूटिलाइज करे। फ्री रिजर्व, प्रॉफिट में मेनली क्या, फ्री रिजर्व, और कोई स्पेसिफिक रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और कोई रिजर्व नहीं यूज कर सकती है। ठीक है, तो ये रही रही सोर्स ऑफ रीपेमेंट की, कि कंपनी कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठा कर सकती है रीपेमेंट के लिए। अब फ्री रिजर्व में कौन कौन आते हैं, फ्री रिजर्व में बेसिकली पॉइंट नोट डाउन कर लो कि कौन कौन से रिजर्व कंपनी यूज कर सकती है फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड क्या बात है, सेकंड है कि जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व से पैसे इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, और थर्ड में रिजर्व फंड, और थर्ड क्या है, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड से पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द रीपेमेंट। फोर्थ नंबर में है इंश्योरेंस फंड, इंश्योरेंस फंड। ठीक है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। फिफ्थ में क्या है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। तो ये सबसे पैसे कंपनी इस्तेमाल कर सकती है। और भी रिजर्व है जैसे कि एम्प्लॉयज कंपनसेशन फंड, वर्कर्स एक्सीडेंट फंड। ठीक है, तो ये सब फ्री रिजर्व होते हैं जो कि कंपनी यूज़ कर सकती है टू पे आउट द प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, उसको रिडम्पशन के लिए यूज़ कर सकती है, फ्री रिजर्व है। इफ़ कंपनीज के पास सफिशिएंट फ्री रिजर्व नहीं है तो फ्रेश इशू कर सकते हैं। और तीसरा, और इसमें तीसरा क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि भाई कुछ फ्रेश इशू कर ले, कुछ फ्रेश इशू कर ले प्लस कुछ प्रॉफिट से पैसे यूटिलाइज कर ले। ठीक है, फ्रेश इशू प्लस आउट ऑफ प्रॉफिट, ये दोनों का इस्तेमाल कर सकती है। राइट, ये कॉम्बिनेशन, जैसे कि 100 रुपये अगर हमें चाहिए पेमेंट करने के लिए, 100 रुपये हमारा प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपये रीपेमेंट करना है, तो फ्रेश इशू 50 का कर लेते हैं और 50 का प्रॉफिट से पैसे इस्तेमाल कर लेते हैं। राइट, तो ये हो सकती है सोर्स ऑफ रीपेमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। जब प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाता है उसी टाइम टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन कर दी जाती है कि आपको रीपेमेंट कैसे किया जाएगा। जब भी ड्यू डेट आएगी तो उस समय रीपेमेंट कैसे किया जाएगा वो टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करी जा सकती है। लेट सपोज अगर 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है और उसी समय डिफाइन कर दिया गया है कि जब आपको रीपेमेंट किया जाएगा तो वो 110 पे किया जाएगा। ठीक है, तो प्रीमियम का मतलब कि एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। 100 रुपये का शेयर है, 110 पे उसको रीपेमेंट कर रहे हैं, 120 पे रीपेमेंट कर रहे हैं, 105 पे कर रहे हैं, तो जितना एक्स्ट्रा कर रहे हैं पेमेंट उसको बोलते हैं प्रीमियम। राइट, रीपेमेंट कर रहे हैं तो जितना एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो प्रीमियम। तो भाई इस प्रीमियम का पैसा कहाँ से लाया जाए, तो इस प्रीमियम को पेमेंट करने के लिए जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं उस एक्स्ट्रा को पेमेंट करने के लिए कंपनी कहाँ से पैसा लाए, कहाँ से, तो इसमें दो कंडीशन बनते हैं। ठीक है, प्रीमियम में थोड़ा सा लोचा है, इसको समझो। तो बेसिकली जिस कंपनीज में सेक्शन 133 अप्लाई होता है, सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है। ठीक है, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, जो कि फॉलो करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, और बेसिकली जो सेक्शन 133 है वो एवरी कंपनी में अप्लाई होती है। सेक्शन 133 वो सारे कंपनीज में अप्लाई होती है जो कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट। जिस कंपनी में सेक्शन 133 अप्लाई होती है वो बेसिकली अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है टू मेक अ फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, तो वो सारी कंपनीज क्या, तो वो सारी कंपनीज जो प्रीमियम का पैसा लाएगी, तो वो सारी कंपनीज प्रीमियम का पैसा लाएगी वो ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। राइट, जो प्रीमियम का पैसा है वो ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट नहीं यूज कर सकती फॉर द प्रीमियम पर्पस। ठीक है, सिंपल देखो वो क्या कर सकती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक स्पेशल रिजर्व है जो कि ऐसे यूज़ नहीं किया जाता। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो है इसमें जो बैलेंस पड़े होंगे उस बैलेंस को यूटिलाइज नहीं कर सकती वो कंपनी जो सेक्शन 133 जिस पे अप्लाई होता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है। तो ऑलमोस्ट एवरी कंपनी में सेक्शन 133 फॉलो होती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, और प्रीमियम का पैसा वो कंपनी कहाँ से लाएगी जिस पे सेक्शन 133 अप्लाई नहीं होती है, सेक्शन 133 अप्लाई नहीं होती है। ठीक है,
तो वो कंपनी कहाँ से प्रीमियम का पैसा लाएगी जिस पे सेक्शन 133 अप्लाई नहीं होती है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती है, समझ रहे हो, ये है नहीं करती, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती है, तो वो कंपनी प्रीमियम का पैसा कहाँ से लाएंगी, तो वो कंपनी बेसिकली प्रीमियम जो है उस प्रीमियम का पैसा इस दोनों से ले सकती है, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी यूज़ कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट। एसपीआर यूज़ कर सकती है टू पे द एक्स्ट्रा अमाउंट टू पे द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होगा तो जिस कंपनी में सेक्शन 133 अप्लाई नहीं होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती है, वो कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से भी पैसे यूटिलाइज कर सकती है टू पे द प्रीमियम। तो बीकॉम सिलेबस के हिसाब से अभी तक यही वाला फॉलो हो रहा है, अभी अपडेट नहीं हुआ है, बट फॉर द सीए में और सीए स्टूडेंट्स दे कैन एज पर देयर स्टडी मटेरियल, अभी तक बीकॉम सिलेबस में ये वाला सिनेरियो अपडेट नहीं हुआ है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग का यही वाला सिनेरियो चल रहा है कि आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दोनों से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं टू पे द प्रीमियम। ओके, सो ये रही प्रीमियम का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही गई सेक्शन 55 में कि आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आफ्टर रिडम्पशन, ठीक है, आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, कैपिटल ऑफ द कंपनी शुड नॉट चेंज। आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नो चेंज इन द कैपिटल ऑफ कंपनी, आफ्टर रिडम्पशन नो चेंज, नो चेंज इन कैपिटल ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की कैपिटल में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नो चेंज इन कैपिटल, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, राइट। तो अब ये पॉसिबल कैसे है, लेट सपोज कि हमारे बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर था, इक्विटी शेयर 100 के, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर 50 के, तो रिडेम्पशन के बाद तो जब रिडेम्पशन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद तो इक्विटी शेयर तो सेम रहेंगे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर तब तो नहीं रहेगा ना, ये तो रिडीम हो चुका हुआ, तो यहाँ तो नील हो जाएगा, तो हमारा 100 का 100 रहेगा, तो यहाँ पर 150 है और यहाँ पर 100, यानी कि रिडम्पशन के बाद हमारा क्या कैपिटल तो चेंज हो गया, लेकिन सेक्शन 55 क्या कहता है कि नो चेंज इन कैपिटल, कैपिटल में चेंज नहीं होनी चाहिए, जितनी पहले है रिडम्पशन से पहले उतनी ही रिडम्पशन के बाद होनी चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि कैपिटल चेंज नहीं होनी चाहिए, और कैपिटल कैसे स्ट्रिक्टली रहेगी, कैपिटल कैसे सेम रहेगी, उसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये डिस्कस करते हैं कि आखिर ये कैपिटल जो है वो सेम क्यों रहनी चाहिए, कैसे रहेगी वो तो समझेंगे, लेकिन सेम क्यों रहनी चाहिए, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि लेट सपोज कि कंपनी एक है ABC लिमिटेड, ठीक है, और XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, दो कंपनी का एग्जांपल लेते हैं जिसमें इसमें इक्विटी लगा है 80% एंड डेट है 20%, ठीक है, और इस XYZ लिमिटेड में इक्विटी है 40% और डेट है 60%, डेट है 60%, ठीक है। अब थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टर, कि आप बाहर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बाहर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रेडिटर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आप पैसा जब भी इन्वेस्ट करेंगे तो किस कंपनी में इन्वेस्ट करने की वो रखते हैं, ठीक है, इस कंपनी में कि इस कंपनी में। तो बेसिकली देखो यहाँ इक्विटी वालों का पैसा पर 80% लगा है, दिस कंपनी इज फाइनेंस बाय 80% ऑफ इक्विटी, कहने का मतलब इसमें 80% पैसा मालिकों का लगा हुआ है, तो यहाँ पर पैसा सेफ है, डेट ओनली 20% की, जब भी कंपनी बंद होगी तो 20% डेट इजीली पेमेंट करी जा सकती है, 80% उनका कैपिटल मालिकों का तो लगा है, ठीक है। और इस केस में क्या हो रहा है कि 60% बाहर वालों का पैसा लगा है और मालिकों का ओनली 40%, तो जब भी कंपनी बंद होगी तो टोटल अगर एसेट वगैरह में बिक भी जाती है तो मालिकों का कितना होता है 40%, जो कि बाहर वालों को पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो ये कंपनी मोर सेफ है, ये कंपनी मोर रिस्की है, राइट, रिस्की, क्योंकि यहाँ पर पैसा डूबने के ज़्यादा चांसेस हैं, डेट 60% है, बाहर वालों ने 60% लगाया है, तो हो सकता है कि बाहर वालों को उतने पैसे ना मिल पाए 60%, क्योंकि ओनर ने तो 40% ही लगाया है, तो मैक्सिमम ओनर कितना पेमेंट कर सकता है 40%, ठीक है। तो बाहर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि जब आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करेंगे तो आप ओनर को पैसा ओनर को प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि ओनर का वहाँ पास पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, ओनर को पैसा मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में ओनर कैपिटल क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, ओनर कैपिटल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है।
तो रिड्यूस हो रहा है, जब ओनर कैपिटल रिड्यूस होता है तो बाहर वालों को क्या लगता है, उनको थोड़ा घबराहट होती है कि भाई कंपनी क्या कर रही है, मालिकों को पैसा पेमेंट करके अगर बंद हो गई तो हमारा पैसा क्या होगा, हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उनको थोड़ा डर लगता है, उनको डर लगने लगता है, उन लोग लेस सिक्योर फील करते हैं, ठीक है। तो उनकी सिक्योरिटी को बचाने के लिए, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए क्या कहा गया है कि नो चेंज इन कैपिटल, कैपिटल में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आप देखते हैं कि कैपिटल कैसे सेम रहेगी, क्योंकि रिडेम्पशन के बाद तो वो तो रिड्यूस हो जाएगी, तो कैपिटल कैसे सेम रहेगी आफ्टर रिडेम्पशन, उसको देखते हैं। लेट सपोज कंपनी में इक्विटी कितनी है, 100 है, और प्रेफरेंस शेयर कितनी है, 50, तो टोटल 150 हो गई इसकी कैपिटल, और रिडेम्पशन करना है हमें ये 50, प्रेफरेंस शेयर वालों को रिडेम्पशन करना है, ठीक है। तो जितना रिडेम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल सेम रखने के लिए सेक्शन 55 ने क्या कहा कि जितना का आप रिडेम्पशन करना है उतना का फ्रेश इशू कर लो, फ्रेश इशू ऑफ शेयर को फ्रेश इशू कर लो, शेयर फ्रेश इशू कर लो। यानी कि अगर हमें 50 रुपये प्रेफरेंस से रिडीम्स करना है तो 50 रुपये के मार्केट में मैं नया शेयर क्रिएट कर लूँगा, नया शेयर कैपिटल क्रिएट कर लूँगा, राइट। तो हमारी रिडेम्पशन के बाद भी तो कैपिटल सेम ही रहेगी ना, इक्विटी तो सेम रहेगी 100, ठीक है। और ये रिडेम्पशन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, रिडेम्पशन हो जाएगी। उसके बाद जो हमने नया शेयर इशू करा होगा, या तो प्रेफरेंस या तो इक्विटी, आप कोई भी शेयर इशू कर सकते हैं मार्केट में, या तो प्रेफरेंस या फिर इक्विटी। जितना का मुझे रिडेम्पशन करना है, फॉर थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंपनी, जितना कंपनी को रिडेम्पशन करना है उतना नया इशू कर लेगी, तो उतना नया कैपिटल आ जाएगा। लेट सपोज कंपनी ने अगर इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, ठीक है, तो इक्विटी और आ गए ना, और 50 का इक्विटी आ गया, तो टोटल कितने हो गए, 150 हो गया ना। पहले था 100, अब 50 और इशू कर लिए तो टोटल 150 पहले कैपिटल था, 150 कैपिटल अभी है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल चेंज नहीं हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आप फ्रेश इशू नहीं करना चाहते हो तो आउट ऑफ प्रॉफिट फ्री रिजर्व। अब फ्री रिजर्व से कैसे हमारा कैपिटल सेम रहेगा, ठीक है, तो इसको समझते हैं इन डिटेल। देखो क्या होता है कि लेट सपोज कि हमारे प्रेफरेंस शेयर 50 क्या है, रिडेम्पशन करना है, ये क्या है, रिडेम्पशन करना है, ठीक है, और हमें फ्रेश इशू नहीं करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट यूज़ कर सकते हैं फंड। तो जब भी हमें जितना का प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करना होगा ना, उतने बैलेंस क्या करेंगे, हम प्रॉफिट में से ट्रांसफ़र करेंगे सीआरआर में, में प्रॉफिट से, उतने बैलेंस हम प्रॉफिट से ट्रांसफ़र करेंगे सीआरआर में। सीआरआर क्या है, सीआर है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सीआरआर है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करेगी। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एक स्पेशल रिजर्व है जो कि कंपनी कहीं भी यूटिलाइज नहीं कर सकती, और उस पैसे को ओनली यूज़ किया जा सकता है एज पर कंपनी एक्ट 2013, ओनली यूज़ किया जा सकता है टू इशू बोनस शेयर, राइट, टू इशू बोनस शेयर। तो जब सीआरआर के पैसे को बोनस शेयर इशू किया जाएगा तो अल्टीमेटली वो पैसे शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। बोनस शेयर इशू किया जाएगा टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, और जितने पैसे हमने ट्रांसफ़र करे होंगे सीआरआर में, ठीक है, उतने पैसे ऑलरेडी जब इशू करा जाएगा बोनस शेयर तो वो ऑलरेडी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब शेयर कैपिटल फिर से वही हो जाएगा, राइट, शेयर कैपिटल उतना ही हो जाएगा जितना पहले था, ठीक है। तो ये लॉजिक है सीआरआर में कन्वर्ट करने की, कि जितना हम रिडेम्पशन करना चाहते हैं उतने प्रॉफिट्स को, फ्री प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर दो सीआरआर में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, ठीक है। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज़ किया जा सकता है ओनली टू इशू बोनस शेयर, और अल्टीमेटली जब बोनस शेयर इशू किए जाएंगे तो ये शेयर कैपिटल में ही कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और सीआरआर क्रिएट करने का एक और मतलब क्या है कि आप बाहर वालों को गारंटी दे रहे हो, कि हम अपने फ्री प्रॉफिट से, जो कि हम अपने कंपनी के, जो कि हम किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, उस प्रॉफिट में से हम पैसे सीआरआर में ट्रांसफ़र करने हैं। बाहर वालों को गारंटी दे रही है सीआरआर क्रिएट करके कि जो हमारा प्रॉफिट है उसको हम कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं फ्री प्रॉफिट को, लेकिन इस फ्री प्रॉफिट में जो बैलेंस पड़ा है उसको हम सीआरआर में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि यूज़ किया जा सकता है ओनली टू इशू द बोनस शेयर, अल्टीमेटली शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होगा। और कि आप लोग के टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है
ठीक है, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम CRR क्रिएट कर दे रहे हैं उतने से, जो कि अल्टीमेटली यूज़ किया जाएगा टू इशू बोनस शेयर, और बोनस शेयर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा शेयर कैपिटल में। तो हमारा शेयर कैपिटल उतना ही रहेगा। आप लोग डोंट वरी, आप लोग कोई टेंशन नहीं है, कंपनी रिस्की नहीं होगी। हाँ, कंपनी में आप लोग के पैसे नहीं डूबेगी, तो इसलिए हम CRR क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो कंपनी उतने से क्या करती है, जितना का रिडम्पशन करना है, अगर शेयर इशू नहीं करना चाहती है तो वो ट्रांसफ़र करेगी CRR में, उतना अमाउंट वो ट्रांसफ़र करेगी CRR में। या कंपनी क्या कर सकती है, कॉम्बिनेशन कर सकती है दोनों का, ठीक है, कि अगर 50 रुपये कंपनी को रिडम्पशन करना है, ये 50 का अगर रिडम्पशन करना है, ये प्रेफरेंस शेयर का है, ठीक है, तो 25 का तो नया कैपिटल इशू कर ले, ठीक है, 25 का नया इशू, 25 कोई भी अमाउंट में वो कर सकती है, कि जितना वो इशू कर, लेट सपोज कि 30 का, लेट सपोज कि 30 वो फ्रेश इशू कर ली, तो 30 का नया कैपिटल आ गया, और 20 क्या कर लेगी, CRR बना देगी, जो कि अल्टीमेटली शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे बाई इशू ऑफ बोनस शेयर, ठीक है। तो यहाँ से भी मेंटेन हो जाएगा हमारा कैपिटल। हमारा कैपिटल क्या रहेगा, सेम रहेगा, रिडम्पशन के बाद भी कोई चेंजेस नहीं होंगे कैपिटल में। तो इस टाइप से हमें वर्क करना है। तो बेसिकली ये रही कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, राइट, कि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो सकता है फ्रेश इशू से, आउट ऑफ प्रॉफिट से, राइट, और प्रॉफिट से जब होगा तो हमें इक्विवेलेंट जितना हम रिडम्पशन कर रहे हैं उसको CRR में ट्रांसफर कर दो, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। और ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो सकते हैं, और प्रीमियम का केस हमने डिस्कस भी अच्छे से किया है। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस कि जर्नल एंट्री क्या क्या पास करी जाएंगे इन केस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर विथ अ क्वेश्चन, राइट। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।